हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 24 दिसंबर 2025 वेडनेसडे यानी बुधवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के न्यूज़पेपर पर चलें उससे पहले मैं आपको फिर से ये बताना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग प्रीलिम्स 2026 का पेपर दे रहे हैं उनके लिए जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स की एक टेस्ट सीरीज़ हम लोग लेके आए हैं, जिसमें 51 टेस्ट्स आपको मिलेंगे और ये सिर्फ आपको 599 रुपीज़ में मिल रही है। तो इसके लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप हमारे ऐप या वेबसाइट के थ्रू जाके भी इसको एनरोल कर सकते हैं। अगर आप लाइव सी सेट हमसे पढ़ना चाहते हैं तो इसका भी ऑप्शन अवेलेबल है। ओनली एट 1299 रुपीज़ में आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर अगर आप रिकॉर्डेड क्लासेस देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी ऑप्शन है ओनली एट 499। तो जल्द से जल्द इसमें आप लोग एनरोल कर सकते हैं। सारे लिंक्स आपको नीचे ऐप में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या फिर ऐप या वेबसाइट से भी आप जाके एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है वो आज के न्यूज़पेपर पर चलते हैं और देखते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले उसी इशू को लेकर बात की गई है जिसके बारे में हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था कि सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्टेड गवर्नमेंट्स 100 मीटर अलावली रूल, इट्स ओन पैनल हैड अपोज्ड इट। आपको मैंने बताया था कि एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने एक एनवायरनमेंट सेक्रेटरी यानी कि जो पर्यावरण मंत्रालय के जो सचिव हैं उसके अंडर में एक कमेटी बनाई थी, है ना। और उस कमेटी ने जो है ये प्रपोजल दिया था कि किस तरीके से जो अरावली हिल्स हैं उसको डिटरमाइन किया जाएगा। जो 100 मीटर का रूल था जिसके बारे में आप लोगों ने कल डिटेल में डिस्कस किया, तो वो जो रिकमेंडेशन है या जो प्रपोजल है वो सुप्रीम कोर्ट को भेजा गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी, एक बेसिकली एक पैनल बनाया था, दैट इज सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी। ठीक है, तो सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी जो है वो इस बात से एग्री नहीं कर रही थी। उसका बेसिकली ये कहना था कि जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया एफएसआई का वो 3 डिग्री वाला रूल है, जिसके बारे में भी हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि 3 डिग्री वाले रूल को ही जो है वो फॉलो किया जाए। लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये 100 मीटर वाला जो रूल है इसको एक्सेप्ट किया। बाकी इसको लेकर हम लोगों ने कल डिटेल में आर्टिकल डिस्कस किया है। अगर आप चाहें या मिस हो गया है तो प्लीज़ जो कल का सेशन था हमारा उसको जाके आप लोग एक बार ज़रूर देखें। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन पेज पर चलेंगे, वहाँ पर हमें 2 आर्टिकल्स जो हैं वो डिस्कस करने हैं। तो स्टार्टिंग यहाँ पर 2 आर्टिकल्स डिस्कस करने हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। एक आर्टिकल बेसिकली साइंस एंड टेक का है, ठीक है। इसरो का एक इम्पॉर्टेंट लॉन्च आज हुआ है, उसकी बात करेंगे। और एक बेसिकली आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड आप आर्टिकल कह सकते हैं। पंजाब के 3 शहरों को होली सिटीज़, है ना, पवित्र शहरों का दर्जा जो है वो यहाँ पर दिया गया है, तो इसके बारे में बात करेंगे। और एक इसरो का अब तक का सबसे हैवीएस्ट लॉन्च जो है वो आज हुआ है। ठीक है, इसमें लिखा है कि होना है बट सुबह मॉर्निंग में हो चुका है। तो यहाँ पर हम पहले इस आर्टिकल को कवर करते हैं। देखो यहाँ पर बेसिकली ये लिखा है कि पंजाब गवर्नमेंट ने, पंजाब की सरकार ने 3 सिटीज़ को होली सिटी का स्टेटस दे दिया है। ठीक है, अमृतसर, आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ठीक है, ये 3 शहर हैं, इनका नाम याद रखिएगा। अमृतसर, आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो, इनको होली सिटी का स्टेटस मिल गया है। ठीक है, और इसको लेकर एक रिसेंट नोटिफिकेशन जो है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। और इस स्टेटस ग्रांट करने को लेकर एक रिजोल्यूशन जो है वो पंजाब की लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि पंजाब की विधानसभा में पिछले महीने पास किया गया था, जब वहाँ पर एक दिन का एक स्पेशल सेशन हुआ था आनंदपुर साहिब में। और वो क्यों किया गया था, जो इनके सिख के जो 9th गुरु हैं, ठीक है, दैट इज गुरु तेग बहादुर, उनका जो 350th मार्टियरडम डे था। ठीक है, 350th मार्टियरडम एनिवर्सरी मतलब जो इनके शहीदी दिवस था, 350वां शहीदी दिवस था, उसके उपलक्ष्य पर एक दिन का स्पेशल सत्र बुलाया गया था विधानसभा का आनंदपुर साहिब में, और वहाँ पर ये जो है रिजोल्यूशन पास हुआ था। ठीक है, अब इसको लेकर पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, उनका ये कहना है कि ये जो ऐतिहासिक फैसला लिया गया है इससे होगा क्या कि इन शहरों का जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, वो कल्चरल और रिलीजियस सेंटर्स के रूप में यानी कि सांस्कृतिक और धार्मिक स्थानों के रूप में, स्थलों के रूप में इन शहरों का विकास या डेवलपमेंट जो है वो होगा। ठीक है, तो इसके पीछे अगर हम थोड़ा सा इसके जो मतलब हिस्ट्री है अगर उस पर चलें, तो ये जो 3 शहर हैं
जो सिख आपका रिलीजन है उसमें आप कह सकते हैं कि 5 तख्त होते हैं। ठीक है, तख्त का मतलब क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। 5 तख्त हैं, उन 5 में से 3 तख्त इन्हीं शहरों में है। ठीक है, एक सबसे जो प्रमुख इनका तख्त है दैट इज अकाल तख्त, वो अमृतसर में है। इसके बाद है तख्त केशगढ़ साहिब, आनंदपुर साहिब में है। इसके बाद तीसरा तख्त है तख्त दमदमा साहिब, ठीक है, ये तलवंडी साबो में है। तो ये वही 3 शहर हो गए। इसके बाद जो बाकी बचे 2 और तख्त हैं, एक है तख्त पटना साहिब, ठीक है, ये बिहार में है, और एक है तख्त हजूर साहिब, ये महाराष्ट्र के नांदेड़ में है। तो दीज आर द 5 तख्त विच आर रिलेटेड टू द सिखिज्म और सिख रिलीजन। ठीक है, अब तख्त का मतलब क्या होता है? तख्त का मतलब पर्शियन भाषा में होता है इंपीरियल थ्रोन। ठीक है, मतलब जहां से आप कह सकते हैं कि जो मतलब जब किंगशिप हुआ करती थी, ठीक है, तो उस समय जो इनकी थ्रोन मतलब सिंहासन या गद्दी जो है वो जो होती थी उसको कहते थे तख्त। ठीक है, इसमें जो इन 5 तख्त में से जो सबसे आप कह सकते हैं कि सुप्रीम है वो है अकाल तख्त। इस अकाल तख्त को जो है वो सेटअप किया गया था 1606 में, 1606 में, बाय गुरु हरगोबिंद। ठीक है, गुरु हरगोबिंद बेसिकली हिज सक्सेशन एज द 6th गुरु आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ हिज फादर गुरु अर्जन देव। ठीक है, जो गुरु अर्जन देव थे वो थे कौन से गुरु? 5th गुरु। ठीक है, गुरु अर्जन देव वॉज 5th गुरु। और जब उनका एग्जीक्यूशन होता है उसके बाद मतलब जब उनकी डेथ होती है तो उसके बाद जो उनके पुत्र गुरु अर्जन देव के पुत्र गुरु हरगोबिंद जो हैं वो गद्दी संभालते हैं। तो तब इस अकाल तख्त की स्थापना होती है 1606 में। तो ये याद रखिएगा कि अकाल तख्त की स्थापना गुरु हरगोबिंद के समय में हुई है। ठीक है, तो इसको एक बहुत ही मील का पत्थर या माइलस्टोन माना जाता है सिख इतिहास में। अकाल तख्त बेसिकली एक रेज्ड प्लेटफॉर्म है जो गुरु हरगोबिंद ने बनाया था इन फ्रंट ऑफ द कॉजवे लीडिंग टू द सेंक्टम सेंक्टोरियम ऑफ द अमृतसर गोल्डन टेम्पल। जो अमृतसर का गोल्डन टेम्पल है, जो स्वर्ण मंदिर है, उसका जो रास्ता है जो उसके गर्भगृह तक या सेंक्टम सेंक्टोरम तक पहुंचता है, उस रास्ते के सामने बनाया गया है ये दैट इज अकाल तख्त। ठीक है, ये सिंबलाइज करता है द कमिंग टुगेदर ऑफ द टेम्पोरल अथॉरिटी एंड द पॉलिटिकल सॉवरेनिटी ऑफ द सिख कम्युनिटी मीरी विद द स्पिरिचुअल अथॉरिटी दैट इज पीरी। इन्होंने बेसिकली, आप ये भी याद रखिएगा कि जो ये 6th गुरु थे गुरु हरगोबिंद, इन्होंने ये मीरी और पीरी का कंसेप्ट जो है वो भी दिया था। ठीक है, मीरी का मतलब हो गया टेम्पोरल अथॉरिटी और जो पॉलिटिकल सॉवरेनिटी है सिख कम्युनिटी की, उसको ये साथ लेके आए विद द स्पिरिचुअल अथॉरिटी। ठीक है, तो उसको कहा गया मीरी एंड पीरी। ये भी याद रखिएगा कि 6th गुरु जो है गुरु हरगोबिंद, उन्होंने 1606 में अकाल तख्त की स्थापना की थी। और ये जो मीरी और पीरी का कंसेप्ट है या मीरी और पीरी को साथ लाने की जो बात है वो भी इन्होंने ही की है। ठीक है, अब ये तख्त जो हैं दे आर नोन टू इशू हुक्मनामाज फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन इश्यूज दैट कंसर्न द कम्युनिटी। तो ऐसे इश्यूज या ऐसे मुद्दे जो कि सिख कम्युनिटी के लिए मतलब मैटर करते हैं, तो उन चीज़ों को लेकर हुक्मनामाज जो हैं वो इन तख्त की तरफ से जारी किए जाते हैं। ठीक है, कोई भी एडिक्ट या ऑर्डर कंसर्निंग द होल कम्युनिटी इज इशूड फ्रॉम द अकाल तख्त। ठीक है, मतलब कोई भी अगर ऑर्डर देना हो जो पूरी की पूरी कम्युनिटी के लिए से संबंधित हो, तो वो इस तरीके का ऑर्डर जो है वो सिर्फ अकाल तख्त की तरफ से ही दिया जाता है, इंक्लूडिंग द वंस ऑन सिक्स फाउंड टू बी वायलेटिंग द सिख डॉक्ट्राइन। यानी कि अगर मान लीजिए जो ये सिख हैं, अगर ये किसी सिख का जो इनका डॉक्ट्रीन है उसको अगर ये उसका वायलेशन कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं, तो उसको लेकर भी जो ऑर्डर्स पास होंगे वो कहाँ से होंगे? अकाल तख्त की तरफ से ही होंगे। ठीक है, अब जो अगले 4 तख्त हैं, पहला तख्त तो मैंने आपको बता दिया जो मेन है दैट इज अकाल तख्त 1606 में गुरु हरगोबिंद 6th गुरु। ठीक है, इसके बाद जो बाकी 4 तख्त हैं दे आर रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ गुरु गोबिंद सिंह। ठीक है, जो अंतिम गुरु थे गुरु गोबिंद सिंह द 10th गुरु, उनसे रिलेटेड है। ठीक है, तो कैसे कैसे रिलेटेड हैं? जो केशगढ़ साहिब है आनंदपुर साहिब वाला, वहां पर गुरु गोबिंद सिंह जो है उन्होंने खालसा की शुरुआत की थी। ठीक है, खालसा बेसिकली क्या है? जो सिख वॉरियर्स हैं। ठीक है, खालसा पंथ हम कहते हैं। 1699 में उसकी शुरुआत इन्होंने केशगढ़ साहिब यानी कि अनंतपुर साहिब से करी। ठीक है, उसके बाद पटना साहिब जो है वो इनका बर्थ प्लेस हुआ करता था गुरु गोबिंद सिंह का। और उन्होंने कई महीने जो हैं वो दमदमा साहिब में भी बिताए हैं। ठीक है, जो तलवंडी साबों में है, प्रिपेयरिंग द रिवाइज्ड वर्जन ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब का जो रिवाइज्ड वर्जन है उसको बनाने में उन्होंने कई महीने यहाँ पर बिताए हैं। ठीक है, क्योंकि देखो जो सिख कम्युनिटी में या सिख रिलीजन में
जो 10 गुरु हैं, ठीक है, स्टार्टिंग विद गुरु नानक देव से लेकर जो 10th गुरु हैं दैट इज गुरु गोविंद सिंह, उसके बाद कोई और गुरुज नहीं आए, क्योंकि उसके बाद ये जो आप कहते हैं कि अल्टीमेट गुरु का जो स्थान है वो किसको दे दिया गया, इनकी जो होली बुक है, ठीक है, जो पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, उसको ही गुरु माना जाता है। ठीक है, तो उसके बाद 10वें गुरु के बाद जो कोई ऐसे कोई ह्यूमनली या कोई पर्सनल गुरु नहीं बने, उसके बाद गुरु किसको माना जाता है, गुरु ग्रंथ साहिब को। द अल्टीमेट गुरु ऑफ द सिख कम्युनिटी इज गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, ये इस बात को ध्यान रखिएगा। और गुरु ग्रंथ साहिब का जो रिवाइज वर्जन है वो किसने प्रिपेयर किया था, गुरु गोविंद सिंह द 10th गुरु। और कहां पर बनाया गया था, दमदमा साहिब दैट इज इन तलवंडी साबो। ठीक है, ही स्पेंड हिज फाइनल डेज इन हजूर साहिब। इन्होंने अपने जो अंतिम दिन है वो हजूर साहिब, जो मैंने बताया महाराष्ट्र के नांदेड़ में है, वहां पर इन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिन बिताए और वहीं पर इनका क्रिमेशन हुआ 1708 में। ठीक है, ये बात आप समझ गए, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी ये जो 3 शहरों को होली स्टेटस, होली सिटी का स्टेटस दिया गया है, तो वहां से क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस तख्त भी पूछा जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा, पहला तख्त अकाल तख्त 1606 में बना, किस गुरु ने बनवाया, गुरु हरगोविंद, द 6th गुरु ऑफ सिख। ठीक है, और बाकी जो 4 आपके ये हैं तख्त हैं, ठीक है, पटना साहिब की बात कर लीजिए, आप बात कर लीजिए दमदमा साहिब की, अनंतपुर साहिब की बात कर लीजिए, या फिर ये हजूर साहिब नांदेड़ महाराष्ट्र में, इसकी बात कर लीजिए। ये चारों तख्त जो हैं दे आर रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ द 10th गुरु दैट इज गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, 9th गुरु का नाम भी मैंने बताया है, 9th गुरु का नाम क्या है, गुरु तेग बहादुर। ठीक है, उन्हीं के 350th मार्टियरडम एनिवर्सरी के दौरान आनंदपुर साहिब में एक दिन का सेशन हुआ था पंजाब की विधानसभा का, और वहां पर इन तीनों सिटीज को होली सिटी का स्टेटस देना है, इस चीज को लेकर प्रस्ताव या रिजोल्यूशन पारित किया गया। ये बात भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, डिकेड्स ओल्ड डिमांड बट कंसर्न्स ओवर निहंग्स। ठीक है, ये जो मांग थी, ये जो डिमांड थी, ये बहुत पहले से चल रही थी। ठीक है, लेकिन जो निहंग सिख होते हैं उनको लेकर कुछ कंसर्न्स या चिंता है, वो भी हम यहाँ पर बात करेंगे। देखो, पहली बात तो ये है कि ये जो 3 शहरों को, अमृतसर, आनंदपुर साहिब एंड तलवंडी साबो, इन 3 शहरों को जो सिटी या होली सिटी का जो स्टेटस दिया गया है, उससे इन शहरों में क्या असर पड़ेगा। तो इस स्टेटस से होगा ये कि बैन ऑन द सेल ऑफ लिकर, टबैको एंड सिगरेट्स एंड मीट विद इन दी वॉल्ड सिटी एरियाज ऑफ अमृतसर एंड द म्युनिसिपल लिमिट्स ऑफ आनंदपुर साहिब एंड तलवंडी साबो। यानी कि इन शहरों में शराब की बिक्री, तंबाकू की बिक्री, सिगरेट की बिक्री और मीट, मांस की बिक्री, इन चीज़ों के ऊपर क्या लग जाएगा, पूरी तरीके से बैन। ठीक है, ये बात आप समझ गए। और फैसिलिटीज सच एज मिनी बस एंड ई रिक्शाज विल बी प्रोवाइडेड फॉर द डिवोटीज। और जो भी श्रद्धालु इन शहरों में आएंगे दर्शन के लिए, उनके लिए मिनी बस और ई रिक्शा की व्यवस्था जो है वो की जाएगी। ठीक है, अब कई सारे जो पॉलिटिकल और रिलीजियस ग्रुप्स हैं, जो राजनीतिक और धार्मिक समुदाय हैं, जो ग्रुप्स हैं, उन्होंने इस तरीके के स्टेटस की मांग की थी कई वर्षों से, कई दशकों से वो इस तरीके के स्टेटस की मांग कर रहे थे। 1980 में जो प्रेसिडेंट है ऑफ द एपेक्स सिख बॉडी, सिखों की जो सबसे बड़ी संस्था है, बॉडी है, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, उन्होंने उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से इस बात की मांग की थी कि अमृतसर को जो है वो एक होली सिटी का दर्जा दिया जाए, है ना, लेकिन वो फिर हो नहीं पाया। It is noteworthy that banning intoxicants was not an election promise of the ruling AAP, but it is being interpreted as political signaling aimed at Sikh religious organizations. हालांकि यहाँ पर यह बात भी नोट करने वाली है कि जो वहाँ की अभी रूलिंग पार्टी है, दैट इज आम आदमी पार्टी, उसी के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, तो उनका ये कोई चुनावी, आप कह सकते हैं, प्रॉमिस या चुनावी वायदा नहीं था। ठीक है, कि वो इस तरीके के जो इंटॉक्सिकेंट्स हैं, है ना, जैसे शराब, सिगरेट, तंबाकू, इन सबको बैन करेंगे, ऐसा कोई उनका इलेक्शन प्रॉमिस या चुनावी वादा नहीं था। लेकिन इस कदम को अब एक ऐसा, इसको ऐसे इंटरप्रेट किया जा रहा है कि ये एक पॉलिटिकल सिग्नलिंग है ना, टुवर्ड्स दी सिख रिलीजियस कम्युनिटी, के सिख के जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको, मतलब वही कहता है ना, लुभाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए इस तरीके का फैसला जो है वो लिया गया है। ठीक है, अब लेकिन ये जो होली सिटी का स्टेटस है, इससे सवाल उठते हैं कि जो झटका मीट होता है उसके सेल को लेकर। ठीक है, झटका मीट बेसिकली आपको पता होगा कि जो मीट बाजार में बिकता है वो 2 तरीके का होता है, जिसको एक कहते हैं हलाल और एक होता है झटके का। तो हलाल का जो मीट है वो जनरली जो मुस्लिम लोग हैं वो उसको कंज्यूम करते हैं, बाकी लोग जो है वो झटके का मीट खाते हैं। ठीक है, झटके का मतलब है कि एनिमल को
एक ही बार में, इट इज कट इन द वन गो, ठीक है, एक ही बार में उसको मारा जाता है। तो अब ये झटके का जो मीट का सवाल है ये क्यों आ रहा है, क्योंकि सिख ट्रेडिशन में, ये सिख ट्रेडिशन का एक हिस्सा है, और खासकर जो निहंग सिख होते हैं, ठीक है, निहंग सिख का मतलब ऐसे वॉरियर सिख जिनको आपने देखा होगा, जो आपको ब्लू कलर के कपड़ों में, ठीक है, ब्लू कलर की उनकी ड्रेस होती है पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक, वो वॉरियर कम्युनिटी के सिख हैं, उनको कहा जाता है निहंग सिख, ठीक है। तो वहां पर बेसिकली ये उनके एक ट्रेडिशन का हिस्सा है, ठीक है, क्योंकि उनकी जो छावनी या कैंप होती है ना, जो कि जैसे कि कई सारी इस तरीके की छावनी या कैंप जो है वो तख्त के आसपास हैं, वहां पर मीट जो है वो बनाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक प्रोफेसर हैं परमवीर सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सिखिज्म एट द पंजाब यूनिवर्सिटी इन पटियाला। उनका ये कहना है कि द मेन इंटेंशन बिहाइंड दिस डिक्लेरेशन इज टू रिस्पेक्ट द सिख्स एंड द पंजाबी सेंटिमेंट्स, ठीक है, कि सिखों के और पंजाबियों के जो सेंटिमेंट है उसको रिस्पेक्ट देने या उसका सम्मान करने के लिए इस तरीके का डिक्लेरेशन किया गया है। इस तरीके के डिक्लेरेशन के पीछे ऐसा मेन इंटेंशन बताया गया है। मैनी ऑफ अदर रिलीजन्स हैव होली सिटीज, ऑल्सो हैव होली सिटीज, कई सारे और धर्म भी हैं जिनमें होली सिटीज होती हैं। द आइडिया ऑफ होलीनेस रिप्रेजेंट्स प्योरिटी इन फूड, थॉट एंड बिहेवियर, यानी कि जो ये होलीनेस या जो पवित्रता का एक आइडिया है, जो विचार है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि खान पान में, आपके विचारों में, आपके बर्ताव में भी प्योरिटी या शुद्धता हो, ठीक है। मोर ऑफन देन नॉट हाउएवर देयर इज नो कंसेंसस ऑन व्हाट प्रैक्टिसेस कंस्टिट्यूट होलीनेस इवन विद इन द सेम रिलीजियस ग्रुप, ठीक है, लेकिन अब किसी भी धर्म में क्या जो एक्टिविटीज हैं, है ना, या क्या प्रैक्टिसेस हैं, वो होलीनेस मानी जाएंगी या नहीं मानी जाएंगी, इसको लेकर कोई आम सहमति या आम राय या कंसेंसस नहीं है। इनका यह कहना है कि एनफोर्समेंट ऑफ द न्यू नॉर्म्स मे बिकम चैलेंजिंग सिंस मीट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द निहंग लंगर, ठीक है। अब ये जो मतलब ये जो नया नियम बनाया है, इसका एनफोर्समेंट या इसका पालन कराना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जो ये निहंग सिख की कम्युनिटीज़ हैं, इनके जो लंगर होते हैं, है ना, लंगर मतलब जो कम्युनिटी किचन्स गुरुद्वारों में आप लोगों ने भी देखा होगा, या कभी हो सकता है कि आप वहाँ पर प्रसाद चखने गए हों, तो गुरुद्वारों में जो लंगर लगता है, निहंग सिख के गुरुद्वारे में जो लंगर होता है उसमें भी मीट सर्व किया जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक और कंसर्न है, और वो ये है कि जो स्मॉल शॉपकीपर्स हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, जो क्या करते थे, शराब बेचते थे, तंबाकू बेचते थे, सिगरेट वगैरह बेचते थे, या मीट वगैरह बेचते थे इन शहरों में, अब उनकी आजीविका के ऊपर असर पड़ेगा, बुरा असर पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये चीज़ें बंद हो जाएंगी तो फिर उनकी रोजी रोटी छिनेगी, है ना। तो फिर उसको लेकर भी चिंता यहाँ पर जताई गई है, और इनके रिहेबिलिटेशन या इनके पुनर्स्थापन के लिए क्या पॉलिसीज या क्या नीतियाँ अपनाई जाएंगी वो भी देखने वाली बात रहेगी, ठीक है। तो मैंने आपको ये पूरा का पूरा जो इशू है वो काफ़ी डिटेल में और काफ़ी आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। क्लियर है बात? चलिए, थोड़ा सा याद रखिएगा जो चीज़ मैंने आपको बताई है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो, इसके बाद इस वाले आर्टिकल की बात करते हैं। साइंस एंड टेक रिलेटेड आर्टिकल रहेगा कि इसरोज हैवीएस्ट एवर लॉन्च टुडे इज टेस्ट ऑफ कैपेबिलिटी एंड कॉस्ट। तो ये जो टेस्ट की बात कर रहे हैं कि ये हमारी कैपेबिलिटी, हमारी क्षमता और कॉस्ट की एक परीक्षा है, तो इस परीक्षा में इसरो जो है वो फिर से एक बार बिल्कुल सफल हो चुका है। मॉर्निंग में सुबह 8:55 और 30 सेकंड पर ये लॉन्च जो है वो सक्सेसफुल होता है, और उसके 15 मिनट के बाद ये जो सैटेलाइट है इसको अपने इंटेंडेड ऑर्बिट में सक्सेसफुली प्लेस कर दिया गया है, ठीक है। इसको लेकर हालांकि मैंने आपसे 2-3 दिन पहले भी डिस्कस किया था, सैटेलाइट का नाम मैंने आपको बेसिकली बताया था, बट आज ये डिटेल में आर्टिकल आया है तो इसको हम यहाँ पर देखते हैं। और कई सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई हैं जिसके वजह से ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है, और क्वेश्चन भी यहाँ से डायरेक्टली आपका प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। देखिए, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो शेड्यूल्ड है टू लॉन्च द LVM-3 रॉकेट कैरिंग इट्स हैवीएस्ट एवर सैटेलाइट, ठीक है। अभी तक का सबसे भारी सैटेलाइट यहाँ पर लॉन्च करने जा रहे हैं। सैटेलाइट का नाम है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। इसका वजन लगभग 6100 किलो का है, ठीक है। वेडनेसडे मॉर्निंग मैंने बताया लॉन्च हो चुका है। LVM-3 रॉकेट विल ऑल्सो बी यूज्ड इन द गगनयान मिशन, और ये भी हमें पता है कि LVM-3 का जो रॉकेट है ये हमारा जो ह्यूमंस को स्पेस में भेजने का प्रोग्राम है, दैट इज गगनयान मिशन, वहां पर भी इस्तेमाल होगा, ठीक है। अगले साल एक्सपेक्टेड है कि ये मिशन हो सकता है, ठीक है। अब सैटेलाइट जो है दैट विल बी इंजेक्टेड इनटू एन ऑर्बिट ऑफ अराउंड 520 किलोमीटर
जस्ट ओवर 15 मिनट्स आफ्टर टेक ऑफ। यही मैंने आपको बताया कि टेक ऑफ होने के 15 मिनट के बाद इस सैटेलाइट को जो है वो 520 किलोमीटर के ऑर्बिट पर इंजेक्ट किया जाएगा, और वो किया जा चुका है। ठीक है, 518.5 टू बी प्रिसाइज उस ऑर्बिट में इसको प्लेस किया गया है। मतलब जो टारगेटेड ऑर्बिट था उससे सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रिसीजन इसको हम मान सकते हैं। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट will be the largest ever commercial communication satellite to be deployed in a low earth orbit। ये भी एक important point है कि ये जो सैटेलाइट है ये अभी तक का जो लो अर्थ ऑर्बिट ये है ऑर्बिट है वहाँ पर डिप्लॉय होने वाला सबसे बड़ा कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट होगा। ठीक है, और जैसा कि आपको इस नेम से ही पता लगता है LEO दैट इज लो अर्थ ऑर्बिट, ये एक ऐसा ऑर्बिट है जो कि अर्थ के सरफेस के काफ़ी नज़दीक है। नॉर्मली इसका एल्टीट्यूड जो है वो मतलब अर्थ के सरफेस से इसकी हाइट जो है वो 1000 किलोमीटर से कम होती है। ठीक है, अब ये जो ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट है ये एक US की कंपनी है दैट इज AST स्पेस मोबाइल, उसने इसको डिज़ाइन किया है। और ये LEO में जो कॉन्स्टलेशन है, कॉन्स्टलेशन का मतलब है ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स जो कि डायरेक्ट टू मोबाइल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं, उसका ये हिस्सा बनेगा। ठीक है, जैसे जो अनलाइक आपके जो कन्वेंशनल कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि वो अपने सिग्नल्स पहले किसी ग्राउंड स्टेशन में भेजते हैं। ठीक है, और वहाँ से वो ग्राउंड स्टेशन से सिग्नल जो है वो फिर जो डेटा है वो आगे फर्दर जाता है ना। लेकिन ये जो कॉन्स्टलेशन है वो डायरेक्टली जो हमारे फोन्स होंगे, ठीक है, उसमें डायरेक्ट जो है वो डेटा वहाँ से सीधा डायरेक्ट मोबाइल फ़ोन में आएगा, किसी ग्राउंड स्टेशन में डेटा बीच में नहीं आएगा। ठीक है, और ये जो कॉन्स्टलेशन है ये इनेबल करेगा 4G एंड 5G वॉइस एंड वीडियो कॉल्स, टेक्स्ट स्ट्रीमिंग एंड डेटा फॉर एवरीवन एवरीवेयर एट ऑल टाइम्स। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये डायरेक्ट टू मोबाइल जो है वो डेटा ट्रांसमिट करेगा। सैटेलाइट से किसी ग्राउंड स्टेशन में आ रहा है, ग्राउंड स्टेशन से फिर आगे डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, ऐसा इसमें नहीं होगा, डायरेक्ट टू मोबाइल यहाँ से डेटा ट्रांसमिशन होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब ये मिशन क्यों इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट है, तो जो करंट मिशन है ये थर्ड कॉमर्शियल वन है इन्वॉल्विंग इसरोज न्यूएस्ट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, इसरो का जो सबसे नया लॉन्च व्हीकल है दैट इज LVM-3, उसका ये तीसरा कॉमर्शियल मिशन है। इससे पहले हमने जो वन वेब है, ठीक है, वन वेब के 36 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया था। ये भी एक ब्रॉडबैंड सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है 2022 और 23 में। तो उसके बाद ये तीसरा कॉमर्शियल मिशन है। ठीक है, अब इंडिया को जो है वो इस मिशन के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है उसके बाद रशिया ने इस तरीके के लॉन्च करने से मना कर दिया, और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जो लॉन्चर है दैट इज एरियन 5 वो अभी आउट ऑफ कमीशन हो चुका है। LVM-3 इज हार्डली द ओनली हैवी लॉन्च व्हीकल ऑन द मार्केट। तो जो इतना भारी लॉन्च व्हीकल मतलब जो इतना पेलोड कैरी कर सके उस तरीके का एक यही लॉन्च व्हीकल मिलता है। बाकी कुछ ऑप्शंस और भी हैं, हालांकि स्पेस एक्स का फाल्कन 9 है या ESA का यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एरियन 6 भी है। लेकिन ये जो वेडनेसडे का लॉन्च हुआ है इसके लिए मतलब इसके लिए इसरोस का जो चांस है, इसरो के पास ये मौका है कि वो अपनी जो कैपेबिलिटी है ना, कि वो इस तरीके के हैवी लॉन्चेस बहुत ही कम कॉस्ट पे कर सकता है, वो दिखाने का वो एक चांस था, और भारत ने या इसरो ने उस चांस को बखूबी ग्रैब किया है और सक्सेस भी यहाँ पर पाई है। ये मिशन जो है मार्क्स द थर्ड टाइम द LVM-3 विल बी यूज्ड टू कैरी अ सैटेलाइट इनटू अ LEO। तो तीसरी बार LVM-3 का इस्तेमाल हो रहा है सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट पर कैरी करने के लिए। Powerful cryogenic engine based vehicle was initially designed to carry satellites to the distinct geosynchronous orbits of around 36,000 किलोमीटर from the earth surface। तो पहले जब इस लॉन्चर को या इस रॉकेट को डिज़ाइन किया गया था तो इसका डिज़ाइन किया गया था कि इसको हम क्या करेंगे कि जो सैटेलाइट्स हैं उसको जो जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट होता है, ठीक है, जो कि अर्थ की सरफेस से लगभग 36,000 किलोमीटर की हाइट पर होता है, वहाँ पर हम लोग इसके थ्रू सैटेलाइट जो है वो भेजेंगे। ठीक है, और जब सेवरल सैटेलाइट जो है वो प्लेस किए गए इन डिफरेंट ऑर्बिट्स ड्यूरिंग द 2022 वन वेब लॉन्च, रॉकेट को फिर कहा क्या जाने लगा। उस समय रॉकेट का नाम बेसिकली क्या था, उससे पहले नाम हुआ करता था GSLV Mark 3। ठीक है, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल Mark 3, लेकिन उसके बाद इसका नाम जो है वो बदला गया। ठीक है, अब नवंबर 2 तारीख को इसी साल एग्जैक्टली 52 डेज पहले LVM-3 रॉकेट ने
एक CMS-03 कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है उसको भी लॉन्च किया था। ठीक है, तो ये अभी तक का जो 2 LVM लॉन्चेस हैं उनके बीच में सबसे कम समय है, शॉर्टेस्ट गैप है। एंड इट विल बी द टेस्ट ऑफ इंडियन स्पेस एजेंसीज कैपेबिलिटी टू क्विकली असेंबल इट्स हैवियर मिशंस। तो ये भी बेसिकली एक हमारे पास मतलब हमारे लिए परीक्षा थी इसरो के लिए कि वो इतने कम समय में हैवियर मिशंस को क्विकली असेंबल कर सके, लेकिन उसने कर दिखाया है। 2023 के बाद ये दूसरी बार ऐसा हुआ है कि जब इसरो ने एक सिंगल ईयर में, एक ही साल में 2 LVM मिशन जो है वो लॉन्च किए हों। 6100 किलो इसका वजन बताया गया। ब्लूबर्ड ब्लॉक टू है ये, सॉरी नॉट 3, ठीक है, ये करेक्ट कर लीजिएगा। ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 इज द हैवीएस्ट पेलोड इसरो विल हैव टू प्लेस्ड इन द ऑर्बिट। ठीक है, अभी तक का सबसे भारी रॉकेट या सबसे भारी पेलोड या सबसे भारी सैटेलाइट जो इसरो ने लॉन्च किया है वो यही है। ठीक है, अभी तक जो सबसे हैवीएस्ट पेलोड हमारी स्पेस एजेंसी या इसरो के द्वारा कैरी किया गया था वो थे ये OneWeb सैटेलाइट, जिनका टोटल वजन 5700 किलो के आसपास था, है ना। लेकिन अब ये सबसे हैवी कौन सा हो गया है, ये वाला ब्लूबर्ड ब्लॉक 2। द स्पेस एजेंसी ऑल्सो ब्रोक इट्स रिकॉर्ड फॉर द हैवीएस्ट सैटेलाइट प्लेस्ड इन द डिस्टेंट जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट लास्ट मंथ विद द लॉन्च ऑफ CMS-03 यूजिंग द सेम व्हीकल। तो इंडिया ने जो जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट होता है वहाँ पर भी सबसे हैवी लॉन्च जो किया था वो यही था, इससे पिछला वाला CMS-03। ठीक है, जो नवंबर में भेजा गया था, नवंबर 2 तारीख को। उसका वजन लगभग 4400 किलो के आसपास था। ठीक है, अब इसरो ने ये जो अचीवमेंट किया है इसके पीछे की अगर हम बात करें तो स्पेस एजेंसी जो है वो काम कर रही है टू इंट्रोड्यूस रिडंडेंसीज टू द व्हीकल टू मेक इट सेफ फॉर ह्यूमंस फॉर द गगनयान मिशन एज वेल एज इंक्रीजिंग इट्स लिफ्ट ऑफ कैपेसिटी टू कैरिंग द मॉड्यूल्स ऑफ द भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। ठीक है, तो स्पेस एजेंसी जो है वो काम कर रही है, मतलब इसरो जो है वो काम कर रहा है कि व्हीकल्स में रिडंडेंसीज को इंट्रोड्यूस किया जाए। रिडंडेंसीज का मतलब है कि मतलब रिडंडेंसी का मतलब होता है कि जैसे रिपीटिशन ऑफ, आप कह सकते हैं यहाँ पर इक्विपमेंट्स, है ना, या रिडंडेंसीज ऑफ या रिपीटेशन ऑफ यू कैन से प्रोसेसेस। तो वो बेसिकली इसीलिए किया जा रहा है ताकि अगर मान लीजिए एक सिस्टम, मतलब सिमिलर टाइप के दो सिस्टम का यूज़ करना, जैसे कि अगर एक सिस्टम मान लीजिए फेल हो गया तो दूसरा जो है वो काम करते रहे, है ना। क्योंकि गगनयान मिशन जिसमें ह्यूमंस को भेजा जाएगा तो उसमें काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ेगा। और साथ ही साथ अपनी लिफ्ट ऑफ कैपेसिटी को भी बढ़ा रहा है इसरो, क्योंकि जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन होगा, यानी कि इंडिया का जो खुद अपना स्पेस स्टेशन होगा, उसके मॉड्यूल्स को कैरी करने के लिए ज़्यादा लिफ्ट ऑफ कैपेसिटी चाहिए। ठीक है, अब लिफ्ट ऑफ कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए इसरो जो है वो क्या काम कर रहा है कि जो थर्ड या फिर क्रायोजेनिक अपर स्टेज ऑफ द रॉकेट होती है उसकी थ्रस्ट को बढ़ाने पर काम कर रहा है। ये स्टेज जो है वो नियरली 50% ऑफ द वेलोसिटी, ठीक है, जो ये थर्ड स्टेज है, जो क्रायोजेनिक स्टेज होती है, ये 50% ऑफ द वेलोसिटी नीडेड टू प्लेस द सैटेलाइट्स इन द जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। कि जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में किसी सैटेलाइट को प्लेस करने के लिए जितनी वेलोसिटी चाहिए होती है उसकी 50% ये थर्ड स्टेज या क्रायोजेनिक स्टेज से मिलती है। C-25 स्टेज बेसिकली इसको अभी यूज़ किया जाता है क्रायोजेनिक स्टेज के रूप में, है ना। इसके पास कैपेसिटी है कि ये 28,000 किलोग्राम प्रोपेलेंट कैरी कर सकता है और इससे जो थ्रस्ट प्रोड्यूस होता है वो लगभग 20 टन का है। अब लेकिन इसको एक नई स्टेज जो है वो रिप्लेस करेगी, दैट इज C-32 स्टेज। उसमें थोड़ा सा ज़्यादा हम लोग प्रोपेलेंट कैरी कर सकते हैं, लगभग 32,000 किलो के आसपास, और उससे जो थ्रस्ट प्रोड्यूस होगी वो 22 टन की होगी। ठीक है, इसके साथ साथ इसरो जो है वो इस पर भी विचार कर रहा है कि सेमो क्रायोजेनिक इंजन जो है उसका यूज़ किया जाए और वो जो लिक्विड प्रोपेलेंट अभी हम रॉकेट की सेकंड स्टेज में यूज़ करते हैं उसको रिप्लेस किया जाए। क्रायोजेनिक इंजन बेसिकली क्या होता है, जो अभी हम लोग यूज़ करते हैं उसमें लिक्विफाइड गैसेस का इस्तेमाल किया जाता है एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर एज द फ्यूल। ठीक है, और इस केस में क्या यूज़ होता है, लिक्विड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, जो क्रायोजेनिक स्टेज होती है उसमें। लेकिन जो सेमी क्रायोजेनिक इंजन होंगे उसमें लिक्विफाइड गैस और एक लिक्विड प्रोपेलेंट का यूज़ किया जाएगा। तो इसरो ने यह प्लान किया है कि वो लिक्विफाइड ऑक्सीजन, है ना, मतलब लिक्विफाइड गैस हो गई, और लिक्विड प्रोपेलेंट के रूप में क्या यूज़ करेंगे, रिफाइंड केरोसिन। तो इससे क्या होगा, एक तो व्हीकल की कैपेबिलिटी बढ़ेगी और साथ ही साथ थोड़ा सा ये सस्ता भी हो जाएगा। ठीक है, अब रिप्लेसिंग द इंजन वुड मेक द व्हीकल कैपेबल ऑफ कैरिंग अराउंड 10,000 किलोमीटर kg टू LEO इंस्टेड ऑफ करंट 8,000 kg। तो इससे जो इसकी कैपेसिटी है, कैरिंग कैपेसिटी, वो बढ़ेगी। अभी जो करंट कैपेसिटी है वो लगभग हम 8,000 किलो तक का पेलोड ले जा सकते हैं टू द LEO,
लेकिन इसके बाद हमारी जो कैरिंग कैपेसिटी है वो बढ़ के 10,000 किलो की हो जाएगी। दिस वर्जन इज लाइकली टू बी यूज्ड टू कैरी द मॉड्यूल्स ऑफ द भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, द स्पेस स्टेशन एनविसेज्ड बाय इंडिया। ठीक है, तो ये जो वर्जन होगा C-32 वाला और ये सेमी क्रायोजेनिक वाला, ये बेसिकली जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के मॉड्यूल्स हैं उसको कैरी करने के लिए यूज किया जा सकता है। स्पेस एजेंसी इज ऑल्सो वर्किंग ऑन बूट स्ट्रैप रीइग्निशन फॉर द क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक इंजन के लिए बूट स्ट्रैप रीइग्निशन के ऊपर भी काम कर रहे हैं। ठीक है, अब ये बूट स्ट्रैप रीइग्निशन होता क्या है, इसको समझने के लिए इससे बेसिकली होगा क्या, पहले ये समझिए कि विच विल मेक द लॉन्च व्हीकल मोर एफिशिएंट फॉर मिशंस वेयर सैटेलाइट्स हैव टू बी प्लेस्ड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। ठीक है, कि ऐसे मिशंस के लिए जहां पर अलग अलग सैटेलाइट्स को अलग अलग ऑर्बिट्स में प्लेस करना है तो उसमें एफिशिएंसी बढ़ेगी इंजन्स की या लॉन्च व्हीकल्स की, अगर हम बूट स्ट्रैप रीइग्निशन का यूज करेंगे तो। ठीक है, अब देखो जो जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट्स तक जो लॉन्चेस होती हैं, ठीक है, उनमें एक ही पेलोड होता है, एक सिंगल पेलोड होता है, काफी बड़ा पेलोड होता है। ठीक है, लेकिन जो ज्यादातर एलईओ मिशंस होते हैं, है ना, लो अर्थ ऑर्बिट तक जो मिशन जाते हैं उसमें कई सारे सैटेलाइट्स को ले जाया जाता है एक साथ, लेकिन सारे सैटेलाइट्स एक ही ऑर्बिट पे नहीं प्लेस किए जाते, अलग अलग ऑर्बिट्स पे प्लेस किए जाते हैं। ठीक है, तो ये बूट स्ट्रैप रीइग्निशन क्या करेगा, जो अपर स्टेज का क्रायोजेनिक इंजन है वो बिना किसी एक्सटर्नल गैस के खुद से चालू हो जाएगा। ठीक है, एक्सटर्नल गैस मतलब जैसे हीलियम वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा इंजन को रीइग्नाइट करने के लिए, वो दोबारा चालू हो जाएगा। मतलब जैसे कि क्या होगा कि अर्थ की सरफेस से जो रॉकेट है, जो लॉन्च व्हीकल है वो लॉन्च हुआ, वो एक इंटेंडेड ऑर्बिट तक पहुंचा, है ना। उसमें बेसिकली आपको पता होगा कि अर्थ की, जैसे अगर मैं एक छोटा सा यहाँ पर एक डायग्राम बनाने की कोशिश करूँ कि जैसे मान लीजिए दिस इज द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो यहाँ से अगर ये सैटेलाइट लॉन्च हुआ तो ये थोड़े समय के बाद जाके क्या होता है कि जो उसके नीचे के इंजन्स होते हैं, ठीक है, जो स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स वगैरह होते हैं वो सब डिटैच हो जाते हैं। फिर उसके बाद ऊपर जाके उसका थोड़े समय के बाद ये जो C-25 क्रायोजेनिक स्टेज है वो स्टार्ट होती है। ठीक है, थोड़े समय के बाद फिर वो भी शट डाउन हो जाती है, फिर जो ये आपका सैटेलाइट है वो सेपरेट हो जाता है ना। इस तरीके से उसको एक इंटेंडेड ऑर्बिट में रखा जाता है। तो जो ये अलग अलग उसमें अलग अलग ऑर्बिट्स में प्लेस करना है, तो उससे होगा क्या कि जैसे यहाँ पर वो शट ऑफ हुआ, ठीक है, C-25 इंजन का जो स्टेज है वो शट ऑफ हुआ, इस सैटेलाइट को यहाँ पर प्लेस किया, इसके बाद ये इंजन जो है वो अपने आप चालू हो जाएगा। ठीक है, अपने आप जो है वो इंजन रीस्टार्ट हो जाएगा, उसी को कहा गया है बूट स्ट्रैप रीइग्निशन। तो उससे फायदा क्या होगा कि यहाँ से अगर इसको मान लीजिए फिर दूसरे ऑर्बिट में जाना है तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए ये जो इंजन दोबारा रीइग्नाइट हुआ है ना, वो मदद करेगा। समझ गए बात, तो वही चीज यहाँ पर भी लिखी गई है। अब बूट स्ट्रैप मोड वुड रिड्यूस द वेट ऑफ फ्यूल एंड इंक्रीज द पेलोड कैपेसिटी। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आपको किसी एक्सटर्नल फ्यूल की या एक्सटर्नल गैस की जरूरत नहीं पड़ेगी रीइग्निशन करने के लिए, तो जो वेट ऑफ द फ्यूल है तो हमें कम फ्यूल ले जाना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए जो वेट ऑफ द फ्यूल है वो रिड्यूस हो जाएगा और इससे हमारी जो पेलोड कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। समझ गए बात, क्लियर है। तो इसको भी याद रखिएगा, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि बूट स्ट्रैप रीइग्निशन रिसेंटली सीन इन न्यूज इज व्हाट। ठीक है, इस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है कि बूट स्ट्रैप रीइग्निशन रिलेटेड टू द स्पेस लॉन्चेस या रिलेटेड टू दी सैटेलाइट लॉन्चेस सीन इन न्यूज इज व्हाट। तो उसको लेकर नीचे 3-4 स्टेटमेंट हो सकते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये बेसिकली इसका अर्थ यही है कि जो हमारी क्रायोजेनिक स्टेज है, ठीक है, या जो क्रायोजेनिक इंजन है वो दोबारा से रीइग्नाइट हो जाए, दोबारा से चालू हो जाए बिना किसी एक्सटर्नल गैस के या एक्सटर्नल फ्यूल की मदद से। क्लियर है बात, समझ गए। चलिए, तो यही आर्टिकल्स थे जो आज हमें डिस्कस करने थे। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी। जाने से पहले मैं आपको एक बार फिर से ये बता दूं कि आप में से जो भी लोग 2026 का पेपर दे रहे हैं प्रीलिम्स का, उनके लिए हमारे पास CSET का एक लाइव कोर्स है। अगर आप चाहें तो इसमें जुड़ सकते हैं, या फिर रिकॉर्डेड क्लासेस अगर आप चाहें तो उसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं, है ना। और ये सारे के सारे कोर्स के लिंक्स आपको नीचे कम वेब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या इसको आप हमारे ऐप या वेबसाइट से भी एनरोल कर सकते हैं। और अगर आप GS की, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो वो भी आपको मिल रही है ओनली एट 599 रुपीज़ विद टोटल 51 टेस्ट। इसमें भी अगर आप चाहें तो एनरोल कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें,
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कर लें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलते रहें। हाईलाइटेड आर्टिकल्स के लिए आप हमारा करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल, इसको जरूर ज्वाइन करें। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इसको करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस या आईना सीरीज के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।